दोस्तों, अभी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरे विश्व भर में इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ख़ास करके मुस्लिम जगत में एक हलचल सा मचा हुआ है। इस बयान के खिलाफ सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हमारे देश के प्रतिष्ठित पत्रकार रवीश कुमार, तो उन्होंने भी अपने प्राइम टाइम शो में इसका जिक्र किया है। तो हम आज उसी का जो है रिव्यू करेंगे, देखते हैं उन्होंने क्या कहा था और हम अपना रिएक्शन देंगे उनके इस बयान पे। तो हालांकि जब काफ़ी विरोध के बाद, पश्चिम देशों के काफ़ी विरोध के बाद जो है बीजेपी ने अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है 6 साल के लिए पार्टी से, और नवीन जिंदल को खबर आ रही है कि अपनी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया है। तो चलिए हम रवीश कुमार के जो है उन्होंने क्या अपने प्राइम टाइम शो में क्या कहा था उसको हम जो है देखेंगे और सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरब देशों के दबाव में चंद घंटे के भीतर बीजेपी ने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी। एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया, तो दूसरे कार्रवाई हुई है इस पे काफी जो है अरब देशों का दबाव नहीं होता तो इन प्रवक्ताओं के बयान 10 दिन से ज्यादा हो गए, इनकी निंदा हो रही। लेकिन ये देखिए, ये पॉइंट नोट कर 10 दिन बाद हो गया। अभी तो नोटिस तब ली गई जब अपने देश में हो रहा था, भारतीय राजदूतों अपने देश में विरोध हो रहा, कोई नहीं बताया, और कुछ देशों लेकिन जब अरब ममालिक की तरफ से इसका विरोध है तो उत्पादों के बहिष्कार का भी आंदोलन चला। आंतरिक मामलों में बाहरी दबावों को ठुकराने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक मामलों में दबाव स्वीकार कर लेगी। इससे समर्थक से लेकर आलोचक भ्रमित हो गए। जो खबर पूरी दुनिया में साझा हो रही है, खास कर खबर को लोग हिंदी के अखबारों ने कैसे छापा है उसका भी अध्ययन जरूरी है। संपादकीय स्वतंत्रता अखबारों का आंतरिक मामला है, लेकिन खबर के अंदर ही कुछ ना हो या कुछ इस तरह से हो जिससे बड़ी बातें हल्की हो जाएं, तब यह केवल आंतरिक मामला नहीं। दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की खबरें किस प्रकार और किस आकार में किस स्थान पर छपी है। पहले पन्ने पर 10 खबरें छपी हैं। इन 10 खबरों में से सबसे छोटी खबर है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के निकाले जाने की। क्या यह खबर इतनी मामूली है? अब आप इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखिए, इसकी हेडलाइन चीख रही है कि खाड़ी के देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। दैनिक भास्कर की तुलना में दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रथम स्थान पर और बड़े आकार में छापा है। हेडलाइन ऐसी है जैसे किसी सत्संग में बाबा जी का दिया प्रवचन। क्या इस बात के लिए यह खबर इतनी बड़ी हेडलाइन के साथ पहले स्थान पर लगनी चाहिए थी? इसी बात को लेकर अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने कैसे सवाल किया है, अब वो देखिए। टेलीग्राफ लिखता है, ओह, क्या पता था कि बीजेपी में सभी धर्मों का सम्मान होता है? क्या आपको पता था कि बीजेपी उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान करती है? इतने बड़े स्टेट सीक्रेट को किसने लीक कर दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने? क्वेश्चन मार्क। नाना। अमित शाह ने? क्वेश्चन मार्क। नाना। अरुण सिंह ने? हाँ, अरुण सिंह का चेहरा नहीं छापा गया। अब इसके नीचे एक और बड़ी खबर लिखी है कि पश्चिम एशिया के आग बबूला होते बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को फ्रिंज के खिलाफ एक बार फिर से हिंदी के 2 बड़े अखबारों को स्क्रीन पर एक साथ। क्या यह खबर कहीं से भी बहुत ध्यान देने लायक लगती है? अब आप अंग्रेजी के दोनों अखबारों को देखिए, यहाँ भी संपादकीय साहस में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों की हेडलाइन हिंदी की तुलना में सभी बड़ी सूचनाओं को प्रमुखता दे रही। अब आप मंगलवार के हिंदी अखबार देखिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बयान को कैसे बड़ा सा छापा जाएगा। खबरों को मैनेज कर लेने से खबरें मर नहीं जाती। लेकिन यह सही है कि हिंदी अखबारों ने करोड़ों हिंदी पाठकों तक इस खबर को पहुंचाते पहुंचाते इसे मट्ठा बनाकर पतला कर दिया। उन बातों को प्रमुखता से नहीं बताया कि गोदी मीडिया के कारण भारत को शर्मिंदा होना पड़ा और उसका असर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आंतरिक फैसलों पर पड़ गया। 2 दिन पहले भारत ने अमेरिका को झिड़का था कि आंतरिक मामलों में दखल ना दे। यूरोप को नसीहत दी थी कि अपनी मानसिकता से बाहर आई। एक ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि भारत अमेरिका और यूरोप को खरी खरी सुना रहा है, अरब देशों के दबाव में भारत कैसे आ गया?
कि कतर और कुवैत के भारतीय राजदूतों ने कैसे लिख दिया जो बयान दिए गए हैं वो फ्रिंज के हैं। एक दिन कई चैनलों पर कई बार आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखा, हर बहस में बीजेपी और सरकार का चेहरा बनकर बैठे रहते हैं। परंपरा है कि चैनल वाले पार्टी से मांगते हैं कि प्रवक्ता दीजिए, पार्टी आपस में तय कर बताती है कि किस चैनल में कौन प्रवक्ता जाएगा। कई बार अपवाद होता है मगर आमतौर पर यही फॉलो किया जाता है। अब इनमें से किसी को फ्रिंज नहीं कहा जा सकता। एक तरह से आप यह भी आम बात है कि कई बार पार्टी किसी प्रवक्ता के बयान से किनारा कर लेती, लेकिन कभी नहीं कहती कि वह प्रवक्ता फ्रिंज है। ये प्रवक्ता हर दिन टीवी पर करोड़ों दर्शकों के सामने मोदी सरकार और बीजेपी का चेहरा बनते हैं। इन्हें बीजेपी भेजती है तो भारत सरकार के राजदूत कैसे फ्रिंज कह सकते? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को प्रवक्ता बनाने के लिए फ्रिंज से सामान उठाकर लाना पड़ता है? नुपुर शर्मा ने यह तस्वीर खुद ट्वीट किया है। मई 2019 के प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित। क्या प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ जुटाने के लिए फ्रिंज का सहारा लेना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद लेकर के काम कर रही है। और जो भी त्रुटि करेगा, गलती करेगा, वो पार्टी में उसको बता दे। दो भारतीय राजदूत अपने बयान में एक सावधानी जो फ्रिंज एलिमेंट है, ट्वीट करने वाले को फ्रिंज बताया है। जिनके ट्वीट पर हंगामा हुआ और कार्रवाई हुई वे भी कहीं से फ्रिंज नहीं। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख थे। नुपुर शर्मा का नाम नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ना पार्टी पदाधिकारी का, मगर राजदूतों ने इंडिविजुअल्स कहा है, यानी एक से अधिक व्यक्ति की तरफ इशारा किया है। कतर के बयान में पार्टी पदाधिकारी ही कहा गया है। माना जा सकता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को फ्रिंज कहा गया है। अगर नहीं तो राजदूत फिर से बयान जारी कर सकते हैं कि नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं है। तब तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजदूतों को ही फ्रिंज बताकर इनका तबादला फिजी और फिलिस्तीन कर दिया जाए। यहाँ पर रविशंकर प्रसाद को याद करना समीचीन है। 3 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, तब जाकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया। जबकि विदेश मंत्रालय पहले ही बोल चुका। विदेश मंत्रालय ये सब बेसिक पैर की बातें हैं और सर के ऊपर से गुजर जाने बाद भी देखो, तब भी रविशंकर प्रसाद ऐसा बयान देते। जब दुनिया में भारत का इतना नाम ही हो रहा है तो ये सब बताने के लिए झूठ का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए सुनिए आप लोग क्या कहा, पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन। कहा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को नहीं चोट दिखाना चाहते। और आप जानकर खुशी होगी तो बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी। 3 घंटे बच्चे वहाँ से निकाले गए। मतलब विदेश मंत्रालय इस बात को कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I think that's the kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is inaccurate. भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती। तब भी सबने मिलकर प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपात हो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था
कतर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा घर कहा, लेकिन उसी घर ने प्रधानमंत्री को जो है फिर कि जिन देशों के साथ कड़े शब्दों में मतलब इस बयान के खिलाफ जो है सबसे पहले कतर ने ही खड़ा नाराजगी हो गई। दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी। इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा इस तरह का जो है जो हिंसा पैदा करे, जो माफी मांगे, माहौल खराब करे, ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है? शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल देखिए क्या हाल, सब पे बात करो। याद दिलाया तो ये हम धर्म की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे देख रहे चुनाव से पहले लगभग 6-7 महीनों को बहुत ही ज्यादा हो गया है। हमें डेमोक्रेसी को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती। भारत बिल्कुल संविधान की मूल्यों भारतीय की गलती नहीं, सदैव बीजेपी के नेता की गलती नहीं करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मिलनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं, मगर बीजेपी और सरकार ने इन बातों को नहीं, सवाल उठते रहते हैं। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को लोग जवाब दे सकते, लेकिन कुछ तो क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गई, जिसको प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन जरूरी हो गया। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिखे, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी। थोड़ा सा दिक्कत होता है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत है। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया, उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा, ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। ज्यादातर क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करे, लेकिन इसमें जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है। पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की और लिख दिया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों से बीजेपी ने किनारा कर लिया, जबकि दोनों का नाम पहले पत्र में नहीं। बाद में जरूर 2 और पत्र आए जिसमें नुपुर और नवीन को निलंबित और निष्कासित करने की बात किया था। अरुण सिंह का इंसाफ देखिए, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की बातों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा केवल 6 साल के लिए निलंबित होती हैं और नवीन जिंदल पार्टी सेम चीज जो है नवीन जिंदल ने भी ट्वीट किया था। नवीन जिंदल निकाल दिया, की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था, 6 साल लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छोड़ा और अभी भी खबर ये आ रही है कि को निलंबित किया, निष्कासित। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखी। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं। मगर वही बात अरब देशों ने अरब देशों 3 घंटे की नाराजगी के भीतर क्या उनके उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा करे। भाई वो भी मुस्लिम ओमान, कतर और कुवैत में अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज पर बैन लगा। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती, मुझसे तो नोटिस आते हैं,
मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर नोटिस थमा दिया जाए। रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? अगर उनसे कोई गलती इनके विज्ञापन दाताओं को नींद कैसे आती? कभी आप सवाल है सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा? यूक्रेन युद्ध में गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग से दुनिया भर में भारत का मजाक हो रहा है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में इस बात का जिक्र किया है कि एक चैनल ने लिखा था कि यूक्रेन में एटमी हड़कंप, रूस यूक्रेन पर अगले कुछ दिनों में परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। एक ने आधारहीन बातें लिखी कि परमाणु पुतिन से परेशान परमाणु एक्शन की चिंता में ज़ेलेंस्की को डिप्रेशन। एक चैनल ने लिखा न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वॉर का, एटम बम गिरेगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। इस एडवाइजरी में चैनलों का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि नाम लेकर बताना चाहिए था कि कौन से चैनल हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा के मामले में भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए। जो सरकार के अनुसार समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को देखा होगा ना, तभी तो शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते। नोटिस मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, मतलब पहचान सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चैनलों सरकार को नाम लेने में दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। कहीं तो देखा होगा ना, सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं, हेड प्रचार कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं प्रचार को, ये सब तभी तो नोटिस दिए थे। एडवाइजरी में लिखा, लेकिन यहाँ पे पहचान नहीं, तुरंत बुलडोजर चढ़ जाता है। प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया 23 अप्रैल की इस चेतावनी को देखकर चैनलों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास काफी मौका था, समय था कि वह इस चेतावनी के आधार पर टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। 23 अप्रैल को चेतावनी जारी हुई थी। अब डेट याद रखिए, 26 मई के दिन, एक महीने से ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद टाइम्स नाउ के न्यूज़ आवर में ज्ञानव्यापी फाइल्स के टाइटल से शो चलता है। इसी में नुपुर शर्मा प्रवक्ता बनकर आती है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दे डाला। एंकर के बारे में आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रवक्ता को नहीं टोका, ना ही शो के तुरंत बाद चैनल ने कोई माफी मांगी। इसके चले तो जो है टाइम्स नाउ ने अगले दिन 27 मई की शाम 4 बजे एक ट्वीट किया और कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है उनका अपना मत है। टाइम्स नाउ अपने शो के वक्ताओं की बातों का समर्थन नहीं अपना मत है, लेकिन जो मंच है, मंच किसका इस्तेमाल, आपका मंच न्यूज़ आवर की एंकर नविका कुमार ने 4 तस्वीरें गलत बोल रहा है तो उसको रोकना चाहिए। तस्वीर में उनके साथ सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर छोड़ दीजिए सब और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं। अन्य एंकरों के साथ नविका कुमार भी खड़ी। मौका है अक्षय कुमार की फिल्म के प्रीमियर शो का, जब सूचना प्रसारण मंत्री नविका कुमार और अन्य के साथ फिल्म के प्रीमियर पर 23 अप्रैल की चेतावनी के आधार पर मंत्रालय का कौन सा अधिकारी 26 मई के शो के लिए नविका कुमार के प्रचार में लगे हुए हैं, फिल्म के प्रचार में रवीश कुमार अगर होता उनकी तो 2 सेकंड में कार्रवाई हो लोग हैं। अगर नविका कुमार या टाइम्स नाउ के खिलाफ एक्शन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने तो प्रधानमंत्री मोदी फिल्म को प्रचार, सरकार बने फिल्म के प्रचार करना नहीं। बीजेपी को अपने ही प्रवक्ता नहीं निकालते। पिछले साल 28 सितंबर पहले नेता आते थे लाइव शो के दौरान चुनाव लड़ने, राहुल गांधी को अंग्रेजी में गाली दे दी। कांग्रेसी सरकारों ने मुकदमे की चेतावनी दी, तब जाकर उन्होंने अब जो है माफी मांगी। सफाई नेताओं के पास जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं, लोग अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को निकाल जो हीरो निलंबित प्रचार करने आते, लेकिन अब आलम यह है कि हीरो नेता के पास जा रहे फिल्म का प्रचार, और चैनल एंकर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? ये बदला 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू, अमित दवे। इनमें से दानिश सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, इन चारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। यह पत्रकारिता का दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रधानमंत्री ने इन पत्रकारों को बधाई तक नहीं दी। जिनसे भारत का नाम होता है उन्हें प्रधानमंत्री बधाई तक नहीं देते। जिनसे भारत का अपमान होता है उनके साथ उनके मंत्री फिल्म के प्रीमियर पर नजर आते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? अब जरा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात कर लेते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ, इसमें शामिल 8 लोग गिरफ्तार हुए। अब ये लोग जमानत पर बाहर आए। तब 14 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कि हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जेल गए भाजपा युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं 14 दिनों बाद कोर्ट द्वारा जमानत। ये उनके ही शब्द में पढ़ रहा हूं, वे आगे लिखते हैं, आज प्रदेश कार्यालय में अपने इन युवा क्रांतिकारियों का स्वागत किया। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ सदैव लड़ता रहेगा। अभी अपने ही ये है वो नौजवान जो तोड़फोड़ के आरोप में जेल गए थे और बीजेपी में क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं। तोड़फोड़ करने वालों का स्वागत क्रांतिकारी बताकर हो रहा है और प्रवक्ता को निकालने का काम लगा देंगे, चलो जेल में ठूस देंगे। लेकिन अपने यहाँ जो मुजरिम है जब जेल से बाहर आता है तो उसको क्या करते हैं? आदेश गुप्ता ने दिल्ली भाजपा के नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद नवीन कुमार उनको माला पहनाए थे, यहाँ पॉइंट वाली बात है। क्या वे बीजेपी को जय श्री राम के नारे से चुनौती दे रहे हैं या अरब देशों को दे रहे हैं? नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख थे और इसके पहले पत्रकार भी। न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात जिंदल को पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही, चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। ये टाइटल देखिए, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना। अब तक मारे गए हैं। शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, लेकिन भयानक गर्म हो गई आतंकवाद जो है इस तरह के टाइटल लगाकर समस्या 8 साल आतंकवाद किसी सगे नहीं, आतंकवादी जो होते किसी धर्म इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। वो तो ये चाहते हैं डराना चाहते हैं करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम मौलानाओं के तो हम सख्त खिलाफ हैं जो इस तरह के जो है मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल याद दिलाया, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया। सब बहस इस तरह फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया। बहसें होनी चाहिए, कोई बहस है। और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूँ ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी, आज भी दे रहा हूँ, पहले तो दे ही चुका हूँ। बिल्कुल यार, अगर जो है इस तरह विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप खुल जाएंगे? कोरोना की आग में जमात का घी, कोरोना से जंग में जमात को रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, लॉकडाउन का दुश्मन है जमाती, लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रमों में इस तरह की सुर्खियां टीवी की स्क्रीन धमाके की आवाज़ के साथ फ्लैश करने लगी थी। गोदी मीडिया पर ये लाइनें आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा वहाँ कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आया है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इसे जिहाद का नाम दिया गया कि कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है। कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दी। तबलीग के पीछे पुलिस भागने लगी, जहां उनके होने की सूचना आती उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे। लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम, तबलीग के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचने लगे हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलेन जोड़कर इन्हें आतंकवादी की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझ लोग चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के नाम पर ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग याद दिलाना चाहता हूँ। हैशटैग कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस,
हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ, इतना ज्यादा जो है लोगों को डर पैदा सारे कर दिया है। टाइटल मतलब जिहादी और गोदी नाम मीडिया के पैदा सुनते ही जो कार्यक्रमों इंटरेस्ट बढ़ जाता है, यानी टीआरपी इस बढ़ तरह जाता है। के अनगिनत उदाहरण आपको दे सकते हैं जब गोदी मीडिया के जरिए नफरत भरा जाता है। इसी नफरत को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप, रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया जाता है। उस समय इसके कारण नफरत या कोरोना के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद जगह जगह से तबलीग जमात में लीन है, किसी एक पार्टी महीनों तक के लिए जेल में डाल के उनके लिए है। 21 अगस्त 2020 को जो नफरत फैलाने बॉम्बे में हाई जो है कोर्ट पूरी का तरह से भागीदार हैं जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा उसके बारे में फिर से याद दिलाना चाहूँ। बिल्कुल, अगर वो याद रहता, एक्शन होता, तब 23 अप्रैल 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये चेतावनी जारी नहीं करती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। अदालत ने कहा कि भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है ये कोर्ट करा, लेकिन ये इन्हें शर्म जब लिहाज कुछ बचा हो हमारी तब तो करेंगे। संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। नवंबर 2020 सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम डेली फैलाया जा रहा है, डेली में सुनवाई। जामिया के छात्र यूपीएससी की परीक्षा में सफल होते ही रहते हैं। जैसे इस साल वहां की ट्रेनिंग सेंटर की श्रुति शर्मा पूरे भारत में टॉप के बाद रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया ये नहीं कहा कि जिहाद वहां फैला दिया। ये नहीं श्रुति शर्मा जिहादी हो गई, इसका मतलब लोग यहाँ एडमिशन पाते। लेकिन तब जामिया के सफल छात्रों को यह चैनल कोई और होते तो हो सकता है सो करते कि सिविल सर्विस परीक्षा में मुसलमान घुसना, यूपीएससी जिहाद, इस तरह का जहर फैलाया गया। तब भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फटकार लगाए थे इस कार्यक्रम भड़काऊ है, अच्छे मकसद सुप्रीम कोर्ट के संगल, इससे सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह भी कहा कि चैनल ने प्रोग्राम कोड के नियमों की भी परवाह नहीं की है। सुदर्शन टीवी की तरफ से संविधान के बड़े वकील श्याम दीवान पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान जब जवाब ये नहीं समझ आता कौन जो है पत्रकार है, कौन सा जो है कि आपका मुवक्किल राष्ट्र के प्रति असंतोष पैदा पार्टी का नेता कौन और यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविध संस्कृति का एक बिंदु है। पार्टी के आपके मुवक्किल को सावधानी के साथ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इसी मामले में बहस के दौरान एक ज़रूरी सवाल उठाया कि चैनलों को विज्ञापन कहाँ से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दृश्य मीडिया के स्वामित्व को देखने की ज़रूरत है। कौन मालिक है? कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता के लिए साइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा था, लेकिन जस्टिस जोसेफ के इस सवाल को मीडिया ने ही किनारे कर दिया, क्योंकि अब फर्क करना मुश्किल है कि कौन सा चैनल नफरत फैलाता है, कौन सा नहीं। कोई खुलकर अभद्र भाषा में यह काम करता है, कोई यही काम शालीन तरीके से डिबेट के नाम पर करता है। हम प्राइम टाइम के एक और शो का पुराना हिस्सा दिखाना चाहते हैं। 15 सितंबर की ही खबर है कि अमेरिकी बिजनेस वुमन और मॉडल किम कार्डेशियन ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एक दिन के लिए बंद कर दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि मैं खड़े खड़े नहीं देख सकती कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत खबरें किस तरह हमारे देश में फूट डाल रही हैं। इनका हमारे चुनावों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। इस अभियान का नाम है यानी मुनाफे के लिए नफरत मत फैलाओ। इस अभियान के तहत फेसबुक से कहा गया है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज को लेकर और गंभीर। अमेरिका में जुलाई 2020 से सिविल राइट्स ग्रुप ने यह अभियान शुरू किया, जिसके बाद अमेरिका में 1200 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने फेसबुक पर ऐड देना, विज्ञापन देना बंद कर दिया। इससे फेसबुक पर वैसे खास असर नहीं पड़ा, ना नुकसान।
चैनल नफरत फैला रहे हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। इसके बारे में सरकार को भी पता है, विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को भी पता है, सरकार खुद सबसे बड़ी विज्ञापन दाता है, लेकिन दिन रात गोदी मीडिया नफरत फैलाने का एजेंडा चलाता है। इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलता है? अब तो नफरत फैलाने वाले चैनलों और पत्रकारों को पत्रकारिता का पुरस्कार भी मिलने लगा है। ऐसे कार्यक्रम में लोग भी जाते हैं, तालियां भी बजती हैं और पुरस्कार मिलने पर रिश्तेदार और दोस्त फेसबुक पर बधाई भी देते हैं। उन्हें किसी बात पर शर्म नहीं, जबकि मैंने एक ऐसे ही कार्यक्रम 2018 गोदी मीडिया पर सवाल उठाया तो उसे लेकर मेरा ही मजाक उड़ाया जाए। देखिए क्या आज उसी गोदी मीडिया के कारण मजाक बात करते हैं। मुझे नजर मिलाकर बात करने की आदत है। ये देखिए आवाज अंधेरा है। ये सोने हीरे जवाहरात से महंगे वर्ड हैं, और ध्यान सुनिए इनको। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बिल्कुल बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूँ तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हूँ। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिए, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। मतलब आप सब जब यहाँ से जाएंगे जो एक्चुअल है फैक्ट उसको बताएं। अपने अपने ट्विटर को, अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। लेकिन अब तो पत्रकारिता मतलब मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, किसी तरफ जा रहा है, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा, जब यहाँ से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ। आपके आने से पहले भी यहाँ यही बात मैं कहते गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियाँ हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते। अफसोस की इन बातों को साफ साफ बोल देने के बाद भी मीडिया में कुछ नहीं करता। वो दिन जल्दी आएगा जब आप मेरी इन बातों को लेकर मेरा ही पीछा करें और ये नहीं देख पाएंगे कि मीडिया के शहर में अंधेरे का लाभ उठाकर कौन कौन अपना चोला बदल रहा है, मीडिया के शहर में कौन तैयारी। अनैतिकता से भरे इस समाज में नैतिकता के लिए पांव धरने की जगह नहीं बची। आप ही बता दीजिए कि कोई कहाँ पांव रखे जिसके भीतर भी पत्रकार जिंदा है, तो दिन रात इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो पांव कहाँ रखे, कब कहाँ कर सकता है? गोदी मीडिया है या हाफ गोदी मीडिया है, वो जीवन के सबसे अच्छे दौर में देश का नाक कटाकर अपनी जेबें भर रहा है। गोदी मीडिया के कारण आप कहीं भी सर उठाकर नहीं चल सकते। अपने हिसाब से चलते हैं। अमेरिका और लंदन और कुछ लोग हैं हमेशा से गांव में सर उठाकर नहीं चल सकते। चाहे बाबर, मेरी इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। कोई भी कितना भी महान शासक रहा है। तो ये था जो है हमारा रिएक्शन रवीश कुमार के प्राइम टाइम का। रवीश कुमार जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं बेबाकी से हमें बहुत ही पसंद। अगर आपको भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए। जो घंटी है उस पर भी चढ़ लीजिएगा ताकि जो है आवाज़ जब वीडियो डालें तब तक आप तक आवाज़ पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।